जिस दिन रियल यंग मास्टर को घर वापस लाया जाता है उसी दिन मैं चुपचाप अपना सामान पैक कर चुका था। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचता हूं तभी सुनता हूं कि बड़ी बहन रियल यंग मास्टर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस पर वह गुस्से में कहती है, तू इस घर में वापस आकर मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का सोच रहा है क्या? और क्या तू उस निकम्मे फेक यंग मास्टर से भी ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाला है? लेकिन रियल यंग मास्टर अभी कुछ समझ भी नहीं पाता। तभी मैं देखता हूं कि पिताजी आंखों में आंसू भरकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, श्याओडुंग बेटे, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। बाहर जाकर अगर मर गए तो क्या होगा? यह सुनकर जो माँ पूरे साल ठंडी और सख्त रहती है वह भी बोल पड़ती है, श्याओडुंग, माँ का सबसे प्यारा बेटा हमेशा तुम ही रहोगे। अपनी पहचान की चिंता मत करो, आज से तुम्हारा पॉकेट मनी दोगुना कर दूंगी। जिस पर बगल में खड़ा रियल यंग मास्टर उलझन और दुख से भरी आंखों के साथ रोने लगता है। फिर वह कहता है, पापा, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। यह देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। रिश्तेदारों की पहचान बदलने वाली 100 से ज्यादा मूवीज मैंने बेकार में देख ली। ऐसा प्लॉट तो शायद फिल्मों में भी दिखाने की हिम्मत नहीं होती। मेरे पिता रियल एस्टेट के बड़े टाइकून हैं, माँ फाइनेंस वर्ल्ड की प्रिंसेस हैं और मेरी बहन एक डोमिनेटिंग फीमेल सीईओ है, जबकि मैं सिर्फ एक बेकार इंसान हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तीनों मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तो सोच चुका था कि पूरी जिंदगी आराम से एक बिगड़ैल यंग मास्टर बनकर बिताऊंगा। लेकिन फिर एक दिन फटे पुराने और रंग उड़े हुए कपड़े पहने एक लड़का हमारे घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह सबको बताने लगता है कि वही लिन फैमिली का असली यंग मास्टर है। यह सुनकर माँ, पिताजी और बहन तीनों चौंक जाते हैं। पिताजी तुरंत माँ की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मैं और ये औरत तो हमेशा एक ही सोच रखते हैं, क्या अब ये मेरे साथ कोई माइंड गेम खेल रही है? वहीं माँ के चेहरे पर भी शक साफ दिखाई देता है। वह सोचती है, मैं फाइनेंस वर्ल्ड की बड़ी यंग लेडी हूँ, मेरे पेट से कौन पैदा हुआ है यह मुझे नहीं पता होगा क्या? इसी दौरान रियल यंग मास्टर लिन शाओफेंग चेहरे पर घमंडी मुस्कान लेकर एक डीएनए रिपोर्ट निकालता है। फिर वह कहता है, लिन डोंग नकली है, मैं ही लिन फैमिली का असली यंग मास्टर हूँ। हॉस्पिटल में जन्म के समय मुझे बदल दिया गया था। इसके बाद वह दुखी चेहरा बनाकर कहता है, माँ पापा, इतने साल मैं अकेला बाहर भटकता रहा, कचरे के ढेरों में खाना ढूंढकर किसी तरह जिंदा रहा। क्या आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? और लिन डोंग मेरी जगह लेकर इतने साल ऐश करता रहा, क्या आपको जरा भी अपराध बोध नहीं होता? यह सुनकर लिन जेंटियन के चेहरे पर उलझन दिखाई देती है। फिर वह माँ की तरफ देखकर पूछते हैं, तो वह डॉक्टर अब कहाँ है? जिस पर माँ तुरंत होंठ सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे कैसे पता होगा, उस समय तो मैं दर्द से मरने वाली हालत में थी, ऐसी बातें याद रखने का समय कहाँ था। आखिर में मैं बेबस होकर बड़ी बहन की तरफ देखने लगता हूँ, लेकिन वह भी जल्दी से सिर हिलाकर कहती है, मुझे मत देखो, उस समय मैं अमेरिका में इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री कर रही थी। यह सुनकर अब मेरी बारी थी घबराने की। आखिर मैंने इतने शॉर्ट ड्रामाज और फैमिली रिवेंज स्टोरीज देख रखी थी कि मुझे अच्छे से पता था, जैसे ही रियल यंग मास्टर घर लौटता है, मेरे जैसे फेक यंग मास्टर का अंत शुरू हो जाता है। मार खाना, अंधेरे कमरे में बंद होना, बेइज्जती सहना, यह तो सबसे बेसिक स्क्रिप्ट होती है। कई बार तो जान तक चली जाती है। इसीलिए मैं तुरंत फैसला कर लेता हूँ कि यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। वैसे भी इतने सालों में जो पॉकेट मनी बचाया था वह कम नहीं था। इंसान को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। तभी लिन शाओफिंग फिर मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाता है, माँ पापा, बड़ी बहन, आप लोग खुद देखिए, चाहे शक्ल हो या दिमाग, लिन डोंग का हमारे परिवार से कोई मेल है क्या? यह सुनकर सभी लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि सच यही था। पिताजी बेहद हैंडसम और करिश्माई हैं, माँ किसी मूवी स्टार जैसी खूबसूरत हैं और बड़ी बहन ने दोनों की खूबसूरती और टैलेंट पूरी तरह विरासत में पाया है। वह एक बेहद आकर्षक और कूल फीमेल सीईओ है। लेकिन मैं अगर सड़क पर निकल जाऊं तो भीड़ में तुरंत गायब हो जाऊंगा। IIQ भी मुश्किल से प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट जितना होगा। इसके बाद माँ पापा मेरी तरफ देखने लगते हैं, जबकि बड़ी बहन हाथ बांधकर छत की तरफ देखने लगती है, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। तभी मुझे एहसास होता है कि अब मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा। मैं 2 बार गला साफ करता हूँ, जिस पर सबकी नजरें मेरी तरफ घूम जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ, मुझे भी लगता है कि लिन शाओफिंग की बात सही है। आखिर वह यहाँ तक पहुंचा है और मैं तो बस एक फेक यंग मास्टर हूँ जिसने किसी और का घोंसला कब्जा कर रखा था। इसलिए मुझे अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। यह सुनकर माँ और बड़ी बहन दोनों सन्न रह जाती हैं। माँ तुरंत कहती है, शाओडोंग, बेकार की बातें मत करो, तुम किसके बेटे हो इसका फैसला मेरे दिल में पहले से है। लेकिन दूसरी तरफ लिन शाओफिंग खुशी से लगभग उछल पड़ता है। फिर वह कहता है, देखा, उसने खुद मान लिया कि वह नकली है। माँ पापा, आपको नहीं पता मैं कितने सालों से आप लोगों को याद करता रहा हूँ। जिस पर मेरी आंखें चमक उठती हैं और मैं जल्दी से कहता हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगी। अगर आप लोग मुझे 50 मिलियन युआन दे दें तो मैं तुरंत बहुत दूर चला जाऊंगा और जिंदगी में दोबारा कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। यह सुनकर मैं लिन शाओफिंग की तरफ देखता हूँ। उसके चेहरे पर साफ झिझक दिखाई देती है। जाहिर था कि वह इस पैसे को अपना पैसा मान चुका था, लेकिन अगर मेरी वजह से उसे फैमिली मिल जाती है तो शायद यह कीमत भी उसे मंजूर थी। इसलिए वह सीधे माँ पापा की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें हमेशा विदेश में ही रहना होगा। यह सुनते ही लिन जेंटियन का चेहरा काला पड़ जाता है। फिर वह उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या यहाँ बोलने की बारी तुम्हारी है, चाहे शाओडोंग मेरा असली बेटा हो या नहीं?
लेकिन मैंने उसे इतने साल पाला है। हमारे लिन फैमिली के पास इतनी दौलत है कि क्या हम एक इंसान को खाना भी नहीं खिला सकते? यह कहने के बाद वह धीरे से बड़बड़ाते हैं, कहीं यह लड़का किसी बाहरी आदमी के साथ मिलकर मुझसे पैसे ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसके बाद माँ सीधे सारा शक पिताजी पर डाल देती है। वह कहती है, श्याओडोंग मेरा बेटा ही है, बल्कि यह लिन शाओफेंग कहीं तुम्हारी बाहर की कोई नाजायज औलाद तो नहीं? जबकि बड़ी बहन आराम से खड़ी होकर सिर्फ इतना कहती है, इंटरेस्टिंग। यह देखकर मुझे समझ आ जाता है कि परिवार के दिल में मेरे लिए अभी भी थोड़ी जगह बाकी है, इसलिए पैसे मांगने वाला प्लान मुझे छोड़ना पड़ता है। लेकिन तभी लिन शाओफिंग फिर बेचैन होकर बोलता है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, सच तुरंत सामने आ जाएगा। यह सुनकर बगल में खड़ी नैनी भी उसकी तरफदारी करने लगती है। वह कहती है, यंग मास्टर सही कह रहे हैं, मास्टर और मैडम को टेस्ट करवा लेना चाहिए, तब सब साफ हो जाएगा। लेकिन पिताजी को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। वह सिर्फ इतना कहते हैं, आज दोपहर मेरी एक मीटिंग है, रिजल्ट आ जाए तो मुझे बता देना, और इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद माँ भी अपनी हाई हील्स पहनकर निकल जाती है। जाते जाते वह कहती है, आज दोपहर मेरी गोल्फ अपॉइंटमेंट है। फिर बड़ी बहन भी एक शब्द नहीं बोलती। वह सिर्फ ठंडी नजरों से लिन शाओफेंग को देखती है और अपनी पोर्श लेकर सीधे कंपनी चली जाती है, जिस पर अब लिन शाओफेंग पूरी तरह शर्मिंदा खड़ा रह जाता है, क्योंकि जिस स्क्रिप्ट की उसने कल्पना की थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। रियल यंग मास्टर के घर लौटने पर क्या पूरे परिवार को खुशी से रोना नहीं चाहिए था, और क्या एक शानदार सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए था? यह सोचकर मैं उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखता हूँ, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहा है। लिन फैमिली जैसे बड़े परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है उत्तराधिकारी की टैलेंट और क्षमता। मेरी बड़ी बहन लिन रुयू को एक जीनियस कहा जाए तो भी कम होगा। उसकी काबिलियत ऐसी है कि कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता। वह अकेले ही लिन फैमिली को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसीलिए चाहे कितने भी नाजायज बच्चे अचानक सामने आ जाएं, लिन फैमिली ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक पहचान दे देगी और थोड़ा पॉकेट मनी दे देगी, बस। इसके अलावा लिन शाओफेंग ने आज जो बातें कही थीं, उनसे भी साफ पता चलता है कि उसकी बुद्धि और बहन की बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। अगर उसकी जगह लिन रुयू होती तो जिस पल वह मुंह खोलती, उसी पल पूरा मामला खत्म हो चुका होता। लिन फैमिली का अपना प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि कोई रियल यंग मास्टर परिवार को खोजते हुए यहां तक पहुंच गया है, तो वे जरा भी लापरवाही नहीं करते और बिजली की रफ्तार से डीएनए टेस्ट का रिजल्ट निकाल देते हैं। लेकिन रिजल्ट देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। लिन शाओफेंग का सचमुच पिताजी के साथ ब्लड रिलेशन निकलता है। जब यह खबर पिताजी तक पहुंचती है तो वह सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हैं, हम। वहीं माँ लगातार क्वेश्चन मार्क्स भेजती रहती हैं, सच में मेरा खोया हुआ बेटा है? इसके बाद वह मैसेज सीन करके गायब हो जाती हैं। सिर्फ लिन शाओफेंग ही बेहद एक्साइटेड दिखाई देता है। वह डीएनए रिपोर्ट को कसकर पकड़ता है और ऊंची आवाज में घोषणा करता है, अब तो सबने देख लिया ना, मैं ही लिन फैमिली का असली यंग मास्टर हूँ। लेकिन अफसोस, हजारों स्क्वायर मीटर में फैले इस विशाल विला में उसकी बात का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ नैनी लियू और बटलर सम्मान के साथ उसके बगल में खड़े रहते हैं। जिस पर लिन शाओफेंग बटलर से पूछता है, मेरे पापा कहाँ हैं? बटलर जवाब देता है, मास्टर पूरे साल बिजनेस के सिलसिले में देश भर में घूमते रहते हैं। मैडम अभी फैशन वीक की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए उनके पास भी समय नहीं है। यह सुनते ही लिन शाओफेंग के चेहरे की खुशी धीरे धीरे गायब होने लगती है और उसकी जगह निराशा ले लेती है। यह नजारा मैं न जाने कितनी बार देख चुका था। चाइनीज न्यू ईयर को छोड़कर साल भर माँ पापा की शक्ल देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन पॉकेट मनी हमेशा समय पर कार्ड में पहुंच जाता है। इसके बाद मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ, भाई, माँ पापा और बड़ी बहन बहुत बिजी रहते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जिस पर लिन शाओफेंग को आखिर गुस्सा निकालने का मौका मिल जाता है। वह मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाता है, अब मैं वापस आ चुका हूँ। तेरे जैसे फेक यंग मास्टर को अभी तक यहाँ से निकल नहीं जाना चाहिए था क्या? लेकिन तभी बटर खांसते हुए बीच में बोल पड़ता है, मास्टर ने कहा है कि दोनों यंग मास्टर्स के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। लिन फैमिली दोनों को आराम से पाल सकती है, और मास्टर ने यह भी कहा है कि आज रात फैमिली डिनर होगा। यह सुनते ही लिन शाओफेंग मुझे घूर कर कहता है, लिंडोंग, शायद माँ पापा ने तुम्हारे लिए कभी ऐसा नहीं किया होगा। इतने बिजी होने के बावजूद भी वे खास तौर पर फैमिली डिनर के लिए वापस आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ता हूँ। माँ पापा का वापस आना मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि हर बार आते ही वे बड़ी बहन की तारीफों के पुल बांधते हैं, फिर मेरी तुलना उससे करके मुझे निकम्मा बताते हैं, और आखिर में मेरे लिए ढेर सारी ट्यूशन क्लासेस रजिस्टर करवाने की बात शुरू कर देते हैं। लेकिन अब तक मेरी स्किन इतनी थिक हो चुकी थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस सिर झुकाकर खाना खाता रहता था। और अब तो सोचकर ही मजा आ रहा था कि उनकी डांट का नया टारगेट लिन शाओफेंग बनने वाला है। शाम को नैनी लियू एक शानदार डिनर तैयार करती है।
लिन शाओफेंग भी अपने लिए खास टेलर मेड सूट पहनकर पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जैसे ही माँ पापा और बड़ी बहन अंदर आते हैं, वह खुशी से लगभग रो पड़ता है। सबसे पहले वह मुझे चुनौती भरी नजरों से देखता है और फिर कहता है, सत्यजुस, असल में माँ पापा ने दिल से मुझे पहले ही स्वीकार कर लिया है। आगे से मैं आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगा, एक आदर्श बेटे का फर्ज निभाऊंगा और लिन डोंग से कहीं बेहतर साबित होऊंगा। लेकिन पिताजी उसके चेहरे की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझते। वह ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहते हैं, खाना खाते समय भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? यह सुनकर लिन शाओफेंग तुरंत मान पापा और बड़ी बहन के लिए चावल परोसने लगता है, लेकिन माँ भौहें सिकोड़कर कहती हैं, ये काम सर्वेंट्स का होता है। जिस पर लिन शाओफेंग तुरंत असहज होकर वहीं खड़ा रह जाता है। यह देखकर नैनी लियू जल्दी से माहौल संभालती है। वह चावल का कटोरा उसके हाथ से लेकर आगे बढ़ती है और फिर रिपोर्ट कर देती है, मास्टर मैडम, यंग मास्टर्स का कमरा पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। यह सुनते ही लिन शाओफेंग की आंखें चमक उठती हैं। फिर वह सीधे मेरे कमरे की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे वही कमरा चाहिए। यह देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ता हूँ। आखिर वह पल आ ही गया। रियल यंग मास्टर घर वापस आया है तो जाहिर है वह प्यार और स्टेटस दोनों के लिए कंपटीशन करेगा। जिस पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कटोरा नीचे रखता हूँ और कहता हूँ, तो मैं कल सुबह हॉस्टल शिफ्ट हो जाता हूँ, बस थोड़ा एक्स्ट्रा लिविंग अलाउंस दे देना। लेकिन मेरी बात खत्म होते ही माँ और पिताजी एक साथ चिल्ला उठते हैं, बिल्कुल नहीं। हालांकि डीएनए रिपोर्ट्स साफ साबित कर चुकी थीं कि लिन शाओफेंग उनका असली बेटा है, फिर भी दोनों आखिर में उसे सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा खाना परोसते हैं और दो चार हौसला बढ़ाने वाली बातें कह देते हैं। बस इतना सुनकर ही लिन शाओफेंग भावुक होकर रोने लगता है। वह कहता है, क्या परिवार होने का एहसास ऐसा होता है? सिर्फ असली माँ पापा ही अपने बच्चे के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ लिंडोंग। शायद तुमने कभी यह एहसास नहीं किया होगा, लेकिन माँ पापा उसकी प्रोवोकेशन को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इसके बजाय वे मेरी तरफ देखकर डांटते हैं, हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं है, घर में 100 से ज्यादा कमरे हैं, क्या उनमें से कोई भी तेरे रहने लायक नहीं है? असल में मैं सचमुच हॉस्टल जाना चाहता था, वहाँ गेम्स खेलना कितना मजेदार होता। लेकिन तभी लिन रुयू भी बोल पड़ती है, मेरे बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, रात में मेरे साथ गेम खेलना। ये सुनते ही मेरे दिमाग में उसकी असली पहचान घूम जाती है, दिन में कूल सीईओ और रात में पूरे सर्वर की सबसे खतरनाक ट्रैश टॉकर गेमर। यह सोचकर मैं तुरंत सिर हिलाते हुए कहता हूँ, नहीं मैं नहीं आ रहा। ये देखकर लिन शाओफेंग बीच में बोल पड़ता है, दीदी मुझे भी गेम्स खेलना आता है, मेरी शूटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। यह सुनते ही मैं तुरंत सिर हिलाकर उसका समर्थन करता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल, उसे अपने साथ खिला लो। लेकिन लिन रुयू बेहद ठंडे अंदाज में सिर हिलाकर मना कर देती है, 2 दिन बाद देखेंगे, आज मैं बिजी हूँ। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ, जबकि दूसरी तरफ लिन शाओफेंग खुशी से फूला नहीं समाता। उसे लगता है कि उसकी बड़ी बहन आखिर उसे स्वीकार करने लगी है। इसके बाद लिन शाओफेंग मेरे साथ उसी एलीट स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है। अगली सुबह वह बेहद एक्साइटेड होकर ड्राइवर को मर्सिडीज निकालने का आदेश देता है। इतना ही नहीं, वह स्कूल पहुंचने से पहले कैंपस के चारों तरफ 2 चक्कर लगाने को भी कहता है, ताकि सभी लोग उसकी शान देख सकें। मेरे मन में तो पहले से ही साफ था कि यह सब सिर्फ अपनी पहचान और स्टेटस दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर बेहद अजीब और शर्मिंदगी भरे भाव दिखाई देते हैं। आखिर किस बड़े घराने का यंग मास्टर स्कूल पहुंचने के लिए ऐसा शर्मनाक शो ऑफ करता है, जिस पर ड्राइवर मन ही मन सोचता है कि कल तक यह बात पूरे अपर क्लास सर्कल में जोक बन जाएगी। लेकिन आखिर में लिन शाओफेंग यंग मास्टर होने का रौब दिखाकर उसे डरा देता है, जिसके बाद ड्राइवर मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। वहीं मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं और अपनी पुरानी बाइकलें उठाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ता हूं। जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं, कैंपस में लिन शाओफेंग को देखकर स्टूडेंट्स का झुंड उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है, जिस पर कोई कहता है, यह गांव का लड़का कहां से निकल आया? दूसरा हंसते हुए बोलता है, इतनी पुरानी मर्सिडीज लेकर यहाँ शो ऑफ करने आया है क्या? फिर एक और स्टूडेंट बोल पड़ता है, लगता है किसी बड़े परिवार का खोया हुआ बेटा है जिसे अभी अभी वापस बुलाया गया है। यंग मास्टर बनने का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। सच में कितना शर्मनाक लग रहा है, मुझे तो पूरा बेवकूफ दिखाई दे रहा है। स्कूल के पार्किंग एरिया में वैसे ही हर तरफ लग्जरी सुपरकार्स खड़ी रहती हैं। कई स्टूडेंट्स तो खुद अपनी स्पोर्ट्स कार्स चलाकर स्कूल आते हैं। जहां तक मेरी बात है, मुझे कभी शो ऑफ करना पसंद नहीं था, इसलिए स्कूल आने जाने के लिए मैं हमेशा वही पुरानी मर्सिडीज इस्तेमाल करता था जिसे पिताजी ने बिजनेस शुरू करते समय इस्तेमाल किया था और बाद में छोड़ दिया था। इस वजह से माँ पापा कई बार मेरी तारीफ भी कर चुके थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि कार खरीदने के पैसे बचाकर अपनी जेब में रखना मुझे ज्यादा पसंद था। और फिर इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इतने भी कम सोच वाले नहीं थे कि किसी पुरानी कार को देखकर प्रभावित हो जाएं। इस बार तो लिन शाओफेंग सच में अपनी बेइज्जती करवा कर आया था, जिस पर उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वह इतनी शर्मिंदगी फील करता है कि जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें घुस जाना चाहता है। इसके बाद वह मुझे गुस्से से घूरता है और अपना बैग उठाकर जल्दी से क्लासरूम की तरफ भाग जाता है। तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे कान के पास आकर पूछता है, क्या यह तुम्हारा छोटा भाई है? जिस पर मैं बेबस होकर सिर हिला देता हूँ। वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत कर,
वैसे भी भविष्य में लिन फैमिली तो तुम्हारी बहन ही संभालेगी, ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र मत किया कर। इसके बाद वह हंसते हुए कहता है, हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे सौतेले भाई ने भी बड़े भाई की पोजीशन छीनने की कोशिश की थी। आखिर में उसे फिलीपींस भेज दिया गया, जहां वह कैसीनो का सिक्योरिटी गार्ड बन गया। सुना है बाद में किसी ने उसका एक हाथ भी काट दिया था। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ऊपर चढ़ने की कोशिश करने वालों को अक्सर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर मेरी तरह आराम से लेटे रहो और किसी चीज के लिए कंपटीशन मत करो तो जिंदगी बेहद आरामदायक हो जाती है। सुबह की क्लास मीटिंग में होमरूम टीचर आधिकारिक रूप से लिन शाओफेंग का परिचय करवाती हैं। फिर वह कहती हैं, यह स्टूडेंट लिन फैमिली के लिन शाओफेंग हैं। उम्मीद है कि आप सभी इनका स्वागत करेंगे। लेकिन नीचे बैठे स्टूडेंट्स की तरफ से सिर्फ डरावनी खामोशी सुनाई देती है। बस कुछ लोग सिर उठाकर उसे देखते हैं और फिर दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन लिन शाओफेंग को जैसे कोई एनर्जी बूस्टर लग गया हो। वह जोश में खड़ा होकर कहता है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जल्दी से इस क्लास फैमिली का हिस्सा बनूंगा और क्लास का नाम रोशन करूंगा। इसके बाद वह मेरी तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहता है, और मैं जरूर लिन डोंग के रिजल्ट को पीछे छोड़ दूंगा। यह सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। कई स्टूडेंट्स तो हंसते हंसते आंसू निकाल देते हैं। लेकिन लिन शाओफेंग अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है। जिस पर वह पूछता है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? नीचे से एक स्टूडेंट हंसते हुए जवाब देता है, लिन डोंग हर एग्जाम में लास्ट आता है, इसलिए अगर तुम सेकंड लास्ट भी आ गए तो उसे पीछे छोड़ दोगे। यह सुनकर मैं हाथ हिलाकर इशारा करता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर इतने सालों से लास्ट आते आते मुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी। मेरी थिक स्किन अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। लेकिन लिन शाओफेंग का चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है। वह मुझे घूरते हुए कहता है, बस देखते जाओ, मैं तुमसे कहीं बेहतर साबित होकर दिखाऊंगा। इसके बाद समय तेजी से बीतता है और देखते ही देखते मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है। मैं हमेशा की तरह लास्ट पोजीशन पर बना रहता हूं, जबकि लिन शाओफेंग मुझसे ठीक 2 मार्क्स ज्यादा लाकर पूरे स्कूल में सेकंड लास्ट रैंक हासिल कर लेता है। जब टीचर बड़ी मुश्किल से रिजल्ट पढ़कर सुनाती हैं तो उनकी नजर सीधे लिन शाओफेंग पर जाकर रुकती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती हैं, स्टूडेंट शाओफेंग ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर दिया है। जिस पर पूरा हॉल फिर से हंसी से गूंज उठता है। असल में इस एलीट स्कूल के स्टूडेंट्स बचपन से ही सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज और ट्रेनिंग पाते हैं। उनके परिवार उनकी एजुकेशन पर बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए उनका लेवल आम स्टूडेंट्स से बहुत ऊपर होता है। बेशक इसमें मैं शामिल नहीं था, इसीलिए लिन शाओफेंग का यह रिजल्ट किसी को भी चौंकाने वाला नहीं लगता। लेकिन इसके बावजूद वह काफी खुश दिखाई देता है। वह मेरी तरफ देखकर कहता है, लिन डोंग, चाहे कुछ भी हो, मेरे मार्क्स तुमसे बेहतर हैं। शाम को घर लौटते ही वह यह खबर पूरे परिवार को सुनाता है। हालांकि चालाकी से वह यह बात छिपा देता है कि वह स्कूल में सेकंड लास्ट आया है। वह सिर्फ इतना बताता है कि उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आए हैं। यह सुनकर माँ पापा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वे बस औपचारिक रूप से उसकी तारीफ कर देते हैं। जिस पर लिन शाओफेंग असंतुष्ट होकर कहता है, पापा, मैंने इतना अच्छा रिजल्ट लाया है, क्या मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? यह सुनकर पिताजी सिर उठाते हैं और सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट? यह सुनते ही लिन शाओफेंग का चेहरा जम जाता है, क्योंकि उसके पास अपना असली रैंक बताने की हिम्मत नहीं होती। तभी बड़ी बहन ठंडे चेहरे के साथ बोलती है, जो नॉलेज तुम अभी पढ़ रहे हो उसे मैं प्राइमरी स्कूल में ही खत्म कर चुकी थी। तुम्हारी उम्र में मैं पहले ही यूनिवर्सिटी लेवल इकोनॉमिक्स थ्योरी, टोपोलॉजी और नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर रिसर्च कर रही थी। और जहां तक अवार्ड्स की बात है, इतने सर्टिफिकेट्स घर लाई हूं कि अगर उन्हें कबाड़ी को बेच दूं तो शायद कई ट्रक भर जाएं। यह सुनकर लिन शाओफेंग का चेहरा धीरे धीरे हरे पड़ते हुए सुअर के जिगर जैसा हो जाता है। और तभी माँ भी मुस्कुराते हुए एक और तीर चला देती हैं। जब रुयु पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी तब उसके लिए मेरा रिवॉर्ड नया एग्जाम पेपर होता था। कभी कोई एडवांस्ड कोर्स तो कभी कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। यही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हुआ करता था। वो लामहिए फोंग की तरफ एक नजर डालती है और फिर कहती है, बच्चों के मामले में हम हमेशा से सबके साथ बराबरी का बर्ताव करते आए हैं, या फिर तुम कोई 1-2 सब्जेक्ट्स भी चुन सकते हो। मेरी पहचान बहुत सारे फेमस टीचर्स से है। जिस पर लम ह्यू फोंग तुरंत सिर हिलाता है जैसे ढोल बज रहा हो। लम न्यूंगॉक यह देखकर हल्का सा हंसती है और उसकी तरफ एक नजर डालती है। इसके बाद वह अपने शरीर को स्ट्रेच करती है, जिससे उसकी बेहद आकर्षक फिगर साफ नजर आने लगती है। यह देखकर लम ह्यू फोंग कुछ पल के लिए पूरी तरह खो जाता है। लेकिन जैसे ही लम न्यूंगॉक की तेज और ठंडी नजर उस पर पड़ती है, वह जल्दी से अपना सिर झुका लेता है। फिर भी उसके मन में हार मानने का इरादा नहीं होता। वह मेरी तरफ उंगली करके कहता है, तो फिर लम डोंग को पढ़ाई क्यों नहीं करनी पड़ती? जिस पर मैं हाथ हिलाकर बड़े आराम से जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं एक फालतू इंसान हूँ। यह सुनकर माँ, पिताजी और दूसरी बहन तीनों सहमति में सिर हिलाते हैं। मेरे जैसे IQ वाले इंसान के लिए वो लोग बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे। पहले ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे ट्रेन करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने मेरे लिए सबसे बेहतरीन टीचर्स बुलाए थे, लेकिन मैथ टीचर दूसरे ही दिन अस्पताल पहुंच गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह मेरे साथ इस बात पर बहस करता रहा कि आखिर 90 डिग्री का एंगल सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। बहस करते करते उसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया
कि इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ गया। इसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल जापानीज टीचर रखा, लेकिन पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलना आता था, बाका तुम बेवकूफ हो, जिस पर उन्होंने लैंग्वेज टीचर भी बुलाया। लेकिन मैं अक्सर यही नहीं ढूंढ पाता था कि वह किताब के किस पेज पर पढ़ा रहा है। 3 साल पढ़ने के बाद भी मेरी वोकैबुलरी 10 शब्दों से आगे नहीं बढ़ी। काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार उन्होंने पूरी तरह हार मान ली। यह सुनकर कि मैंने खुद को निकम्मा कहा है, लाम ही फोंग के दिल में जो निराशा बैठ गई थी वह फिर से भड़क उठती है। लेकिन लाम डोंग बेकार हो सकता है, मैं नहीं। मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगा ताकि माँ पापा और दीदी की चिंता बांट सकूं। मैं लाम फैमिली के आदमी की जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिस पर मेरी बहन बिना घुमाए फिराए पूछती है, तुम फैमिली प्रॉपर्टी के लिए कंपटीशन करना चाहते हो क्या? यह सुनकर लाम ही फोंग तुरंत घबरा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं निकम्मा नहीं हूँ। मैं लाम डोंग की तरह पूरी जिंदगी मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता। पिताजी, मैं जरूर आपकी तरह एक महान इंसान बनूंगा। इसके बाद वह बड़ी शान से कहता है, मैं लाम फैमिली को और ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। वहीं लाम नुंग कोक हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और ठंडी नजर से उसे घूरती है। तो तुम सक्सेसर बनना चाहते हो? जिस पर लाम ही फोंग फिर से जल्दी जल्दी सिर हिलाता है और कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बाद माँ पिताजी की तरफ देखती है और पूछती है, बच्चे में एम्बिशन होना भी अच्छी बात है, क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए? पिताजी सिर हिलाते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन मेरी बहन बगल में खड़ी होकर तिरस्कार से कहती है, इसका दिमाग चाहे जैसा हो लेकिन जिद काफी है। इसके बाद वह आदेश देती है, वूलियू अंकल वो इसे अरेंज कर दो, और सक्सेसर स्टैंडर्ड के हिसाब से अरेंज करना। दोनों तुरंत आदेश मान लेते हैं, खासकर वूलियू, जिसके चेहरे की खुशी लगभग छिपाए नहीं छिपती। वह तो ऐसे खुश दिखाई देती है जैसे नया साल आ गया हो। यह देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ, ये बूढ़ी औरत आखिर इतना खुश क्यों हो रही है? ये इसका बेटा भी तो नहीं है? उधर लम ह्यू फोंग बड़ी अकड़ के साथ मेरे सामने से गुजरता है, बिल्कुल उस मुर्गे की तरह जिसने अभी अभी लड़ाई जीती हो, जिस पर मैं मन ही मन उसे शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद है कि वह इसे झेल पाएगा। अमीर परिवारों में एक कहावत हमेशा से चली आती है, एक बार दौलत की दुनिया में घुस गए तो पूरी जिंदगी अंधाधुंध भागना पड़ता है, और पूरी जिंदगी भागने के बाद भी आखिर में सब कुछ शून्य हो सकता है। मैं हमेशा इसे जीवन का सत्य मानता हूँ। लेकिन लम ह्यू फोंग ने दूसरा रास्ता चुन लिया था। अगले ही दिन बटलर ने उसके लिए पूरा शेड्यूल तैयार कर दिया। स्कूल की पढ़ाई के अलावा शाम 5 बजे छुट्टी होते ही 6 बजे जापानीज क्लास शुरू होती है, 7 बजे ओलंपिक मैथ ट्रेनिंग, 8 बजे अपर क्लास एटिकेट कोर्स, 9 बजे हॉर्स राइडिंग, 10 बजे इकोनॉमिक्स थ्योरी, और फिर यह सिलसिला लगातार रात 1 बजे तक चलता है, जिसके बाद भी उसे फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, हर दिन उसे समय निकालकर फेमस पर्सनालिटीज की बायोग्राफीज पढ़नी होती हैं। 3 किंगडम्स, गुइगुजी और दुनिया भर की काउंटलेस फेमस बुक्स भी पढ़नी पड़ती हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर मौजूद रहता है जो उसकी प्रोग्रेस चेक करता है। उसे रोज सिर्फ 5 घंटे सोने की इजाजत मिलती है। पूरा शेड्यूल इतना टाइट होता है कि 1 सेकंड भी बेकार नहीं जाता। जब लाम ही फोंग अपने सामने रखी किताबों और टेस्ट पेपर्स के पहाड़ को देखता है जो उसकी हाइट से भी ऊंचा होता है, तो वह लगभग टूट जाता है। उसे कभी किसी ने नहीं बताया था कि एक रिच यंग मास्टर बनने के लिए इतना होमवर्क करना पड़ता है। जिस पर अंकल वोंग उसके पास खड़े होकर समझाते हैं, यंग मास्टर, अब आपकी उम्र काफी हो चुकी है, आपको तेजी से आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने हमउम्र लोगों की बराबरी कर पाएंगे। ये सभी टीचर्स देश के टॉप मास्टर्स हैं, इन्हें मास्टर ने खुद अरेंज किया है। यह सुनकर लाम ही फोंग कांपती आवाज में पूछता है, रुको, मुझे जापानीज क्यों पढ़नी है? मैं हुआशिया का इंसान हूँ। जिस पर अंकल वोंग अपनी फाइल पकड़कर बड़े आराम से जवाब देते हैं, ये सब एक वेल्थी फैमिली के यंग मास्टर के लिए जरूरी स्किल्स हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना पड़ता है। यंग मिस ने तो 8 साल की उम्र में ही यह पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था, और अब आपकी उम्र 15 साल है। सच कहूं तो आप काफी पीछे हैं। ये तो पहले ही सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ कंपलसरी कोर्स है। यह सुनकर आखिरकार उसे समझ आता है कि उसके और असली नोबल हीयर्स के बीच कितना बड़ा अंतर है। स्कूल में उसका नीचे से दूसरा रैंक आना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। असल में नीचे से पहला स्थान तो मैं मजबूती से पकड़े बैठा था, इसी वजह से वह दूसरे नंबर पर था। यह सोचकर लाम ही फोंग बड़ी नाराजगी से मेरी तरफ उंगली करता है, जबकि मैं आराम से बैठा हुआ होता हूँ। तो फिर लाडोंग को यह सब क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? जिस पर अंकल वूंग मुस्कुराकर जवाब देते हैं, यंग मास्टर डोंग ने सक्सेसर बनने का अधिकार खुद ही छोड़ दिया है। यह सुनकर मैं उसके पास जाता हूँ और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता हूँ, क्यों ना तुम भी मेरी तरह बेकार इंसान बन जाओ? लेकिन वह तुरंत मुझे घृणा से धक्का देता है और दांत पीसते हुए कहता है, मैं जरूर मेहनत से पढ़ूंगा, मैं माँ पापा का गर्व बनूंगा। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, सच में भलाई का जमाना नहीं रहा। इसी बीच वूलियू किचन से एक कटोरा टॉनिक लेकर बाहर आती है। यंग मास्टर, यह न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स द्वारा स्पेशली तैयार किया गया सप्लीमेंट है, आपको इसे पूरा पीना होगा, तभी शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलेगा। जिस पर लाम ही फोंग उस अजीब रंग वाले गाढ़े लिक्विड को घूरता रह जाता है। सिर्फ उसकी स्मेल से ही उसे उल्टी जैसा फील होने लगता है।
लेकिन आखिर में वह दांत भींचकर उसे निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आराम से अपना फोन उठाता हूँ, गेम खेलता हूँ और स्नैक्स खाता रहता हूँ, जिस पर लाम हिये फोंग मेरी तरफ ईर्ष्या भरी नजर से देखता है। उसके चेहरे पर साफ साफ हिचकिचाहट दिखाई देती है और डर भी छिपा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वह आखिर में फिर से किताबों के ढेर में सिर घुसा देता है ताकि एक रियल यंग मास्टर बन सके। जिस पर यह कहना पड़ेगा कि लाम हिये फोंग ने सच में अपना डिटर्मिनेशन दिखा दिया था। लगातार 2 महीने तक वह सुबह जल्दी निकलता है और देर रात घर लौटता है। हर दिन अपनी पूरी ताकत झोंककर ट्रेनिंग करता है। यह देखकर अंकल वू तक संतुष्टि से सिर हिलाने लगते हैं। यही एटीट्यूड सही है। और फिर ज्यादा समय नहीं गुजरता कि उसकी प्रोग्रेस टेस्ट का दिन भी आ जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। वहीं पीछे लंबी लाइन बनाकर खड़े होते हैं लाम हिये फोंग के सभी टीचर्स। सब लोग उसकी पढ़ाई का रिजल्ट देखने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। आखिर उनकी सैलरी और परफॉर्मेंस बोनस भी इसी से जुड़ी हुई होती है। जिस पर पिताजी अपनी पहले से तैयार की हुई छोटी नोटबुक निकालते हैं और पूछते हैं, 3 किंगडम्स के समय लियू bei की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? लाम हिये फोंग सावधानी से जवाब देता है, नगो कुओथाई से शादी करना। गलत। रेड क्लिफ की फायर बैटल। यह सुनते ही पिताजी का चेहरा उतर जाता है। फिर वह अगला सवाल पूछते हैं, चलो कुछ आम जापानीज कन्वर्सेशन बोलकर दिखाओ चाहे। जिस पर लाम हिये फोंग तुरंत बोलता है, बाका तुम बेवकूफ हो। यह सुनकर पिताजी का चेहरा पूरी तरह काला पड़ने लगता है। और कोई सेंटेंस? नहीं। जिस पर आसपास मौजूद सभी लोग अजीब सी हंसी हंसने लगते हैं। सच कहूं तो वह मुझसे फिर भी ज्यादा काबिल निकला। कम से कम जापानीज में उसे मुझसे एक सेंटेंस ज्यादा तो आता था। लेकिन इस वक्त पिताजी का चेहरा बिल्कुल सुअर के जिगर जैसा हरा काला पड़ चुका होता है। गुस्से से उनके हाथ तक कांपने लगते हैं। जिस पर माँ बगल में बैठकर चोरी से हंसती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, मिस्टर लाम, लगता है आपको बेटे पैदा करने का टैलेंट नहीं है। यह सुनकर पीछे खड़ा जापानीज टीचर गुस्से से लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अचानक पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है और आखिर में यह परीक्षा बेहद खराब माहौल के साथ खत्म हो जाती है। पिताजी एक शब्द भी नहीं बोलते। वह गुस्से से उठते हैं और सीधे कंपनी चले जाते हैं। साफ पता चलता है कि उनका मूड बेहद खराब है। वहीं माँ अभी भी बेफिक्र होकर हंसती रहती है। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ महजोंग खेलने चली जाती है। सिर्फ मेरी बहन ही लाम हिये फोंग के कंधे पर हाथ रखती है। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बहुत शर्मनाक लग रहा है। लेकिन लम हियो फोंग के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। उसके मन में हार मानने का कोई इरादा नहीं होता। आखिरकार हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग के दौरान वह जरूरत से ज्यादा ताकत लगा देता है और सीधे घोड़े की पीठ से नीचे गिर पड़ता है, जिस पर उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। घर अचानक काफी शांत हो जाता है। पिछले दिनों की सारी चहल पहल जैसे गायब हो गई थी। यह देखकर मैंने सोचा कि चलो अस्पताल जाकर लाम हिये फोंग से मिल ही आता हूँ। आखिर उसके बिना मेरी जिंदगी में भी काफी मनोरंजन कम हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं वार्ड के दरवाजे तक पहुंचता हूँ, अंदर से जोरदार बहस की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाज सुनकर पता चलता है कि अंदर लाम हिये फोंग और लाम नुंग कोक मौजूद हैं। जिस पर मैं तुरंत दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगता हूँ। तब पता चलता है कि दोनों साथ में गेम खेल रहे हैं। यह देखकर मैं पास से एक छोटी कुर्सी खींचता हूँ, फिर एक पैकेट सनफ्लावर सीड्स निकालता हूँ और आराम से बैठकर तमाशा देखने लगता हूँ। आखिर यह छोटा भाई भी उस टॉक्सिक क्वीन के हाथों चढ़ ही गया था। और फिर ज्यादा देर नहीं लगती, अंदर से गालियों की आवाजें लगातार बाहर आने लगती हैं। तुम्हारा पैराशूट जंप रॉकेट लॉन्च जैसा क्यों है? जमीन पर उतरते ही लकड़ी के खंभे बन जाते हो। इतनी जल्दी मरने की क्या पड़ी है? जीप चलाते हुए पेड़ से भी टकरा गए। ड्राइविंग टेस्ट 10 बार फेल हो चुके हो क्या? यहीं दुबक्कर रिटायरमेंट लेने का प्लान है क्या? जिस पर लाम हिये फोंग रोते हुए सफाई देता है, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया तो गोली चलाओ ना, मुझे कोई दिखा ही नहीं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर लम हियो फोंग की 18 पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ा गया। आखिर में वह रोते रोते गेम छोड़ देता है और सिर्फ इतने समय में दोनों 20 से ज्यादा बार मर चुके होते हैं। गेम में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला डायलॉग बस एक ही था, मुझे बचाओ। सच में इतना नूब होकर भी खेलने का शौक था। लेकिन फिर मैंने सोचा, लाम हिये फोंग को इतना सुनाने के बाद शायद वह मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। यह सोचकर मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी माँ और पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसी समय लाम नुंग कोक लाल चेहरे और गुस्से से भरी हुई वार्ड से बाहर निकलती है। वह एक शब्द नहीं बोलती और सीधे एलिवेटर में चली जाती है, जिस पर मैं मुंह छिपाकर हंसने लगता हूँ। उधर हॉस्पिटल बेड पर पड़ा लाम हिये फोंग भी पूरे चेहरे से लाल हो चुका होता है। अब वह गुस्से से लाल है या बीमारी से, ये समझना मुश्किल था। लेकिन माँ पापा को देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और फिर वह रोते हुए शिकायत शुरू कर देता है, माँ पापा मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं दोनों हाथ जेब में डालकर बिल्कुल किसी ओवरबेयरिंग सी ईओ की तरह खड़ा रहता हूँ। बस इतनी सी बात में सक्सेसर बनना चाहते हो? जिस पर माँ उसके कंधे थपथपाती है। उसमें माँ वाला प्यार तो था, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर वह कहती है, असल में बेकार इंसान बनना भी बुरा नहीं है, अपने बड़े भाई को ही देख लो। इसके बाद पिताजी 2 बार खांसते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं,
जो रास्ता खुद चुना है उसे घुटनों के बल रेंग कर भी पूरा करना पड़ता है। जब ये वाव तुमने खुद लिया है तो अब पीछे हटने की बात क्यों? यह सुनकर लम ह्यूफोंग का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसे भयंकर कब्ज हो गया हो। वह दुखी भी होता है, नाराज भी होता है और रोना भी चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में हार न मानने की आग अभी भी जल रही होती है। वह धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींचता है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं जरूर लामडोंग से बेहतर बनूंगा। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर आह भरता हूँ। यह लड़का अभी तक समझ ही नहीं पाया कि उसका दुश्मन आखिर है कौन, या फिर शायद एक ही कैटेगरी के लोग एक दूसरे को नेचुरली रिजेक्ट करते हैं। मैं आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ और सांत्वना देता हूँ। इतना टेंशन मत लो, कहीं टांके फिर से न खुल जाएं। लेकिन जैसे ही मैं यह कहता हूँ, उसका शरीर अचानक अकड़ जाता है। उसकी सफेद चादर तेजी से लाल रंग में बदलने लगती है। साथ ही एक अजीब और बदबूदार स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है, जिस पर माँ और पिताजी तुरंत अपनी नाक पकड़ लेते हैं। फिर दोनों हाथ हिलाते हुए तेजी से बाहर भाग जाते हैं। मैं यह देखकर मन ही मन सोचता हूँ, लगता है लोगों को दिलासा देने में भी मैं काफी खराब हूँ। अस्पताल से निकलने के बाद मुझे लगा था कि लाम ह्येफोंग फिर से पढ़ाई में डूब जाएगा और सक्सेसर बनने के अपने सपने के लिए पहले की तरह मेहनत करेगा। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसने पढ़ाई में सिर खपाना लगभग छोड़ दिया और इसके बजाय शॉर्टकट्स ढूंढने शुरू कर दिए। पता नहीं उसे कहां से खबर मिल गई कि मेरा एक फियांसी है। वह टो फैमिली की बेटी थी, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड की एक बड़ी नोबल फैमिली मानी जाती थी, और काफी पहले से उसका और लम फैमिली का मैरिज अग्रीमेंट तय था। यह बात सुनकर मुझे भी अचानक याद आता है कि ऐसा एक एंगेजमेंट सच में मौजूद था, और उसी पल मैं खुशी से लगभग उछल पड़ता हूँ। उस लड़की का नाम तोदी मात था और उसका एक बेहद मशहूर निकनेम भी था, ब्लैक प्रिंसेस। कई साल पहले लम फैमिली मुश्किल दौर से गुजरी थी। उस समय तो फैमिली की मदद पाने के बदले पिताजी ने मजबूरी में इस शादी के लिए हामी भर दी थी। ऊपरी समाज में पति बाहर रंगरेलियां मनाए और पत्नी भी अपनी जिंदगी जिए, ऐसी बातें कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। बस मैंने हमेशा जानबूझकर इस मामले को नजरअंदाज करना चुना था। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लाम ह्येफोंग इस बात को मुद्दा बना देगा। और इतना ही नहीं, वह मेरी जगह खुद मैरिज अलायंस में शामिल होना चाहता था, जिस पर वह सीधे माँ पापा के सामने बोल पड़ता है, लैमडोंग इतना निकम्मा और बेकार है, वह तो फैमिली के साथ अलायंस के लायक कैसे हो सकता है? क्या ये लैम फैमिली की बेइज्जती नहीं है? और तोदी मार्ट तो एक रियल नोबल फैमिली की यंग मिस है। लमडोंग जैसा अनपढ़ इंसान उसके लायक कैसे हो सकता है? मैंने इतने दिनों तक लगातार मेहनत से पढ़ाई की है, कुछ अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं। तोदी मार्ट और मैं दोनों को टैलेंट और स्टेटस के हिसाब से परफेक्ट मैच कहा जा सकता है, तो क्यों न मुझे उसकी जगह इस मैरिज अलायंस में शामिल होने दिया जाए? यह सुनकर मैं लगभग हंस ही पड़ता हूँ। आखिर जापानीज में मुझसे सिर्फ एक सेंटेंस ज्यादा जानने वाला इंसान भी अब खुद को अकम्प्लिश्ड पर्सन समझने लगा था। हालांकि मेड फॉर ईच अदर वाली बात जरूर काफी हद तक सही लग रही थी, जिस पर पिताजी भौहें सिकोड़ते हुए कहते हैं, तो फैमिली के साथ ये अलायंस उस समय तय हुआ था जब हम मजबूरी में थे। लेकिन तो फैमिली की उस यंग मिस की रेपुटेशन सच में बहुत खराब है, इसलिए मैं हमेशा इस शादी को जितना हो सके टालता रहा हूँ। वहीं माँ ज़ुहैबा हमेशा की तरह बेफिक्र होकर अपने नाखून ठीक करती रहती है। उन्हें जैसे इस मामले से कोई खास मतलब ही नहीं होता। लेकिन जब लाम ह्येफोंग देखता है कि माँ पापा अभी भी फैसला नहीं कर रहे हैं, तो वह थोड़ा बेचैन हो जाता है। माँ पापा, मैं भी आपका बेटा हूँ। भले ही हम साथ बड़े नहीं हुए, लेकिन आखिर हमारा खून तो एक ही है। मैं इस परिवार में किसी का हिस्सा छीनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपका बोझ बांटना चाहता हूँ। कृपया मुझे अलग मत समझिए। यह कहते वक्त उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरा दुख से भर जाता है, जिस पर माँ का दिल जल्दी ही पिघल जाता है। वह पिताजी की तरफ देखकर कहती है, क्यों न इसे एक मौका दे दिया जाए? पिताजी कुछ देर सोच में डूब जाते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम उस समय तय हुआ था वह डोंग था, इसलिए पहले हमें उसकी राय भी जाननी होगी। इतना सुनते ही चारों की नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम जाती हैं। सच कहूं तो उस समय मैं अंदर से खुशी के मारे झूम रहा था, लेकिन बाहर से मैंने बड़ी मुश्किल से उजेस और अनिच्छुक चेहरा बनाया। आखिर मैं लाम ह्येफोंग को अपने असली इरादे कैसे पता चलने देता? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, हालांकि मैं और डी मात एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं होती, क्योंकि बगल में बैठी मेरी बहन तुरंत उल्टी आने जैसा चेहरा बनाकर चिल्ला उठती है। यह देखकर मैं 2 बार खांसता हूँ और अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद बड़ी दरियादिली दिखाते हुए कहता हूँ, लेकिन ह्येफोंग ने इतने साल बाहर संघर्ष किया है, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। यह कहकर मैं सिर उठाता हूँ और उसके उत्साहित चेहरे को देखता हूँ, फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता हूँ। तो फिर यही तय रहा। यह सुनते ही लाम ह्येफोंग पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी आसानी से पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगले ही पल वह जोर से मेरा हाथ पकड़कर हाई फाइव मारता है। एक बार जो तय हो गया सो हो गया भैया, बाद में मुकर मत जाना। जिस पर मैं तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, बिल्कुल नहीं। तब जाकर हमारी सीईओ बहन राहत की सांस लेती है और फिर कहती है, अच्छा है, तो फैमिली की वह जमीन मुझे हर हाल में चाहिए। जब माँ पापा देखते हैं कि हम दोनों सहमत हो चुके हैं, तो उनके चेहरे पर भी दुर्लभ खुशी दिखाई देती है। पिताजी मुस्कुराकर कहते हैं, कुछ दिनों बाद तो फैमिली के साथ एक डिनर पार्टी है, ह्येफोंग तुम भी हमारे साथ चलना। यह सुनकर लम ह्येफोंग खुशी से सिर हिला देता है, लेकिन अगले ही पल वह मेरी तरफ देखकर चुनौती भरी नजरों से मुस्कुराता है। भैया,
आपने शायद कभी इतनी हाई क्लास पार्टी नहीं देखी होगी, है ना? क्यों ना आपको भी साथ ले चलें ताकि आपकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए। अपनी होने वाली फियांसी छीन लेने के बाद वह खुद को बेहद विजेता महसूस कर रहा था, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं बाद में रोते रोते उसकी क्या हालत होगी। वैसे भी ऐसी पार्टीज में लोग सिर्फ एक दूसरे की तारीफें करते हैं, लेकिन वहां मिलने वाले टॉप क्लास फूड का ख्याल आते ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है, जिस पर मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं भी चलूंगा। कुछ दिनों बाद तो फैमिली की डिनर पार्टी होटल एच की सबसे ऊंची मंजिल पर आयोजित होती है। मुख्य विषय साउथ सिटी लैंड प्रोजेक्ट पर बातचीत करना था। लम ह्यू फोंग उस दिन खास तौर पर तैयार किया गया महंगा सूट पहनकर आता है। ऊपर से उसने बटरफ्लाई टाई भी लगा रखी होती है। सच में दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन मेरी नजर में वह किसी बार वेटर जैसा ज्यादा लग रहा था। इसके बाद पार्टी जल्दी ही शुरू हो जाती है और आखिरकार मुझे अपनी उस फियांस को देखने का मौका मिलता है जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला था। तोदीमत काले रंग की डीप वी नेक ड्रेस पहनकर आती है। उसकी लंबी पतली बॉडी और बेहद गोरी स्किन तुरंत लोगों का ध्यान खींच लेती है, जिस पर लम ह्यू फोंग उसे देखते ही पूरी तरह मोहित हो जाता है। मैं मन ही मन टिप्पणी करता हूँ, सच में काफी गोरी है, लेकिन खैर, अगर यह लाम ह्यू फोंग की पसंद है तो अच्छी बात है। इसके बाद पिताजी उसे तो फैमिली के महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाते हैं और साथ ही उसे तो फैमिली के होने वाले दामाद के रूप में इंट्रोड्यूस भी करते हैं। उधर लाम नुंग कोक और तो फैमिली की नेगोशिएशन टीम साउथ सिटी लैंड प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रही होती है। इस बार लाम फैमिली काफी सिंसियरिटी लेकर आई थी, जिसकी वजह से बातचीत बेहद आसानी से आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मैं एक शांत कोना ढूंढ लेता हूँ और फिर पूरी तल्लीनता से कैवियार, ब्लैक ट्रफल और ओशन टना खाने में लग जाता हूँ। मछली का मांस इतना फ्रेश होता है कि मुंह में जाते ही घुलने लगता है और ब्लैक ट्रफल की खुशबू भी कमाल की होती है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद तोदीमात की गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है, तुम बेवकूफ इंसान, क्या जिंदगी में कभी कोई औरत नहीं देखी? मैं अभी तक लम फैमिली में शादी करके गई भी नहीं हूँ और तुम मेरी उंगली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? बेशर्म घटिया आदमी। जिस पर तोदीमात उंगली उठाकर सीधे लम ह्यू फोंग को डांटना शुरू कर देती है। उस पल राजधानी की मशहूर दबंग यंग मिस का असली रूप पूरी तरह सामने आ जाता है। उधर लम ह्यू फोंग शर्म से वहीं जम जाता है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका होता है। वह सिर्फ यही चाहता है कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। असल में अभी कुछ देर पहले उसने सिर्फ तो डीमात का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। आखिर वह अपनी होने वाली मंगेतर ही तो थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि तोदीमात ऐसे प्रतिक्रिया देगी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। यह देखकर तो फैमिली के लोग भी हल्का सा भौहें सिकोड़ लेते हैं। फिर उनमें से एक व्यक्ति पिताजी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर लम, क्या आपके बेटे को ठीक से मैनर्स नहीं सिखाए गए हैं? यह सुनते ही पिताजी का चेहरा बेहद असहज और शर्मिंदा दिखाई देने लगता है। यह एक ट्रांसलेशन स्लैश स्क्रिप्ट ड्राफ्ट है, इसलिए इसे रीयूजेबल टेक्स्ट के रूप में दे रहा हूं। वह तेज चाकू जैसी नजरों से लिन शाओफिंग को घूरता है। उसका अपना बेटा इतने लोगों के सामने बदतमीजी करता पकड़ा गया था, जिस पर उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वहीं सु यिमो भी मौका देखकर नखरे करते हुए कहती है, पापा, अभी अभी इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। यह सुनकर उसके पिता का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ जाता है और वह सीधे लिन शाओफिंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। नालायक, जल्दी से मिस्सू से माफी मांग। जिस पर लिन शाओफिंग अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़ते हुए लाल आंखों के साथ बेबस होकर कहता है, हाँ, इमो तो मेरी मंगेतर है ना, उसका हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? यह सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लिन फैमिली का यह लड़का बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं जानता था। चाहे उसकी प्राइवेट लाइफ कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन ऐसी सोशल गैदरिंग में कम से कम सभ्य होने का दिखावा तो करना चाहिए था। जिस पर उसके पिता का चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो जाता है और वह दूसरा थप्पड़ उसके बाएं गाल पर जड़ देता है। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। नालायक, अभी के अभी घर निकल जा। हालांकि बीच में यह छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन लिन शाओफिंग और सु यिमो की शादी की बात लगभग तय हो गई थी, क्योंकि दोनों परिवारों का असली मकसद शहर के दक्षिणी इलाके की उस जमीन पर था। इसके बाद लिन फैमिली की विला में उसके पिता सभी के सामने इस खबर का ऐलान करते हैं, मैडम लियू, अंकल वांग, इस मामले की तैयारी तुम दोनों संभालो और सु फैमिली को जो भी दहेज और गिफ्ट देने हैं उनमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भले ही यह एक बिजनेस मैरिज हो, लेकिन बड़े परिवारों की इज्जत बनी रहनी चाहिए। जिस पर अंकल वांग तुरंत तैयारी करने के लिए निकल जाता है, लेकिन मैडम लियू वहीं खड़ी रह जाती है और लगातार लिन शाओफिंग को घूरती रहती है। यह देखकर लिन शाओफिंग घबरा जाता है और सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं करता। उसी समय मुझे एहसास हो जाता है कि इन दोनों के बीच जरूर कोई छुपा हुआ राज है, लेकिन क्योंकि उस वक्त उसके माता पिता भी वहां मौजूद थे, इसलिए मैडम लियू आखिरकार सिर हिलाकर काम पर चली जाती है। जिस पर लिन रुयू उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए बुदबुदाती है, ये औरत काफी संदिग्ध लग रही है। मैडम लियू के जाते ही लिन शाओफिंग राहत की सांस लेता है।
फिर वह सीना ठोक कर वादा करता है कि अब वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और लिन फैमिली की इज्जत कभी खराब नहीं करेगा, जिस पर उसके माता पिता उसे कुछ उत्साह बढ़ाने वाली बातें कहते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब इस बड़ी सी विला में सिर्फ मैं और लिन शाओफेंग ही बचे थे। मैडम लियू के आज के अजीब व्यवहार को देखते हुए मैं और ज्यादा सतर्क हो जाता हूँ। मैं तीसरी मंजिल के मोड़ पर एक छोटी कुर्सी रखता हूँ और नीचे उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगता हूँ। दोपहर में मैडम लियू बाहर जाती है और वापस लौटते समय ढेर सारे बड़े बड़े बैग लेकर आती है। वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है और सीधे किचन में चली जाती है, लेकिन उसके घबराए हुए कदम उसकी बेचैनी साफ जाहिर कर रहे थे। शाम होते ही मैडम लियू लिन शाओफेंग के कमरे में टॉनिक लेकर जाती है और बाहर निकलते वक्त चुपचाप कमरे का दरवाजा भी लॉक कर देती है, जिस पर लिन शाओफेंग को कुछ भी पता नहीं चलता और वह आराम से कमरे में पड़ा रहता है। मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती है, इसलिए मैं अपनी जगह बदलकर दूसरी मंजिल पर आ जाता हूँ और लगातार मैडम लियू पर नजर रखता हूँ। करीब आधे घंटे बाद मैडम लियू एक टाइट ड्रेस और बेहद आकर्षक स्टॉकिंग्स पहनकर चुपके से लिन शाओफेंग के कमरे में घुस जाती है। यह देखकर मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं तुरंत अपनी जेब से फोन निकालता हूँ, धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक पहुंचता हूँ और रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, जिस पर अंदर से दोनों की भारी और अजीब सी सांसों की आवाजें आने लगती हैं। ब्रदर यान, आपको गर्मी लग रही है क्या? यह सुनकर मैं लगभग दंग रह जाता हूँ। लियू यान तो मैडम लियू का असली नाम था। दोनों की नजदीकी इस हद तक पहुंच चुकी थी। तभी लियू यान धीरे से कहती है, हाँ, और फिर वह प्यार भरी आवाज में पूछती है, शाओफेंग बताओ, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? जिसके जवाब में लिन शाओफेंग तुरंत कहता है, बिल्कुल करता हूँ। लेकिन अगले ही पल लियू यान ठंडी आवाज में पूछती है, तो फिर तुम सो फैमिली के साथ शादी क्यों कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि लिन फैमिली का यंग मास्टर बनने के बाद मुझसे शादी करोगे। जिस पर लिन शाओफेंग हकलाते हुए सफाई देता है, मुझे पापा ने मजबूर किया है। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता होगा। नहीं, यह बात मुझे तुरंत मॉम डैड को बतानी होगी। करीब आधे घंटे बाद विला के बाहर कारों की तेज आवाज गूंजने लगती है। मेरे माता पिता गुस्से से भरे हुए अंदर घुसते हैं। उनके पीछे मेरी बड़ी बहन भी उत्साहित चेहरे के साथ तमाशा देखने चली आती है और तभी लिन शाओफेंग और लियू यान कमरे से बाहर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनका वही हाल सभी लोगों की आंखों में साफ दिखाई दे जाता है। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिस पर लिन शाओफेंग धड़ाम से घुटनों के बल बैठ जाता है। मॉम डैड, मैं और सिस्टर यान एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। यह सुनकर लियू यान भी तुरंत घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, कृपया हमें आशीर्वाद दे दीजिए। उस पल हम सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उसके पिता तो हंसें या रोएं यह भी समझ नहीं पाते। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मेरा ऐसा बेटा भी नहीं है। लेकिन लियू यान रोते हुए आगे कहती है, बस मुझे शाओफेंग के साथ रहने दीजिए। मैं जिंदगी भर नौकरानी बनकर भी रह सकती हूँ। डैड, मैं आगे चलकर आपकी बहुत सेवा करूंगी। जिस पर लिन शाओफेंग भी शर्म से लाल होते हुए लगातार सिर पटकने लगता है। मॉम, मुझे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। सिस्टर यान ही मेरी असली मोहब्बत है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ और उसे खुशियां देना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ गुस्से से कांपने लगती है। अगर तुम्हें माँ के प्यार की कमी थी तो मैं पूरी कर देती, लेकिन तुम इससे शादी करना चाहते हो? इसकी उम्र तो मेनोपॉज की हो चुकी है। आखिर तुम्हें इसमें दिखता क्या है? जिस पर लियू यान तुरंत विरोध करती है, मैं अभी सिर्फ 48 साल की हूँ। थोड़ा ध्यान रखूं तो बच्चे भी पैदा कर सकती हूँ। मैं शाओफेंग के लिए बेटा भी पैदा कर सकती हूँ ताकि लिन फैमिली की वंश परंपरा आगे बढ़े। यह सुनकर उसकी माँ अपना चेहरा ढक लेती है। मुझे मोहम्मद बुलाओ, मेरी उम्र तो तुमसे भी कम है। मुझे मैडम कहो। जिस पर लियू यान तुरंत आज्ञाकारी तरीके से सिर झुकाती है, जी मैडम। यह देखकर उसकी माँ पूरी तरह निरुत्तर हो जाती है। वहीं मेरी बहन सदमे में मुंह से खोले खड़ी रह जाती है। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें पूरा अंडा समा सकता था। इतनी मजबूत लड़की भी इस दृश्य को देखकर हिल चुकी थी। आखिर में उसके पिता गुस्से से लिन शाओफेंग की तरफ उंगली दिखाकर गरजते हैं, आखिर इस औरत ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? इसकी उम्र तुम्हारी दादी जितनी है। तुम इससे शादी करना चाहते हो? और सो यिमो का क्या होगा? जिस पर लिन शाओफेंग नाराज होकर कहता है, तो लिन डोंग उससे शादी कर ले। वैसे भी शुरुआत में उसकी मंगनी उसी के साथ तय हुई थी। यह सुनते ही उसके पिता जोर से गरज उठते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई बच्चों का खेल है? जब चाहो रिश्ता बदल दो। यह सुनते ही उसके पिता गुस्से से गरज उठते हैं, तुम्हारा नाम पहले ही सो फैमिली को भेजा जा चुका है। लेकिन लिन शाओफेंग मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वह सिर्फ मैडम लियू के दोनों हाथ कसकर पकड़े रहता है और जिद्दी चेहरे के साथ कहता है, डैड मॉम प्लीज हमें आशीर्वाद दे दीजिए। जिस पर उसके पिता का खून खौल उठता है। आशीर्वाद दूं तेरे सिर पर? निकल यहाँ से, अभी के अभी दफा हो जा। मैं जिंदगी में दोबारा तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। यह कहते ही वह दौड़कर लिन शाओफेंग को एक जोरदार लात मार देता है। इसके बाद भी वह नहीं रुकता और पागल शेर की तरह लगातार कई लातें बरसाता है, जिस पर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी जल्दी वहां से भाग निकलते हैं। उनके जाने के बाद उसके पिता घर में जो भी चीज हाथ लगती है
उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर सिर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं, क्या पाप किया था मैंने? लिन फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वहीं उसकी माँ भी शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाती है। उन्हें पहले लगता था कि लिन शाओफिंग घर वापस आया है ताकि विरासत के लिए लड़ सके, लेकिन आखिर में उसने खुद ही पूरे परिवार के सिर पर गंदगी फेंक दी। काफी देर बाद उसकी बहन को होश आता है। वह अपना बैग उठाती है और सीधे बाहर की तरफ बढ़ जाती है। मैं उस लियो औरत की पूरी पहचान निकलवा कर रहूंगी, जिस पर मैं दूसरी मंजिल की रेलिंग पर झुककर लंबी सांस छोड़ता हूँ। क्या लिन शाओफिंग का दिमाग सच में खराब हो चुका है? घर से निकाले जाने के बाद भी वह मैडम लियो का हाथ पकड़े हुए था। दोनों बिल्कुल उन यंग कपल्स की तरह लग रहे थे जो प्यार में पूरी तरह डूब चुके हों। या फिर सच में उस औरत ने उस पर कोई जादू कर दिया था? इसके बाद उसके पिता गुस्से में लगातार 3 दिन तक घर नहीं लौटते। वहीं उसकी माँ तो उससे भी एक कदम आगे निकल जाती है। वह सीधे फैशन वीक में शामिल होने चली जाती है और साथ ही खुलेआम घोषणा कर देती है कि अब से लिन शाओफिंग को एक पैसा भी खर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन लिन शाओफिंग को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह खुलेआम मैडम लियो के साथ रहने लगता है और दोनों बिना किसी शर्म के अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं। शायद उसे भी एहसास था कि उसके कामों ने परिवार को नाराज कर दिया है, इसलिए वह अपने तरीके से सबको मनाने की कोशिश करने लगता है। सबसे पहले वह उसकी माँ को एक वॉइस मैसेज भेजता है, मुझे पता है कि आप दुनिया की सबसे महान फैशन डिजाइनर हैं। मैंने आपकी जिंदगी की कहानी पर 30,000 शब्दों का एक लेख लिखा है, फिर उसे वीडियो में बदलकर इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया है। मुझे यकीन है कि यह आपके आने वाले फैशन वीक में बहुत मदद करेगा। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकलता है। उस वीडियो के अंदर उसकी माँ के नए फैशन डिजाइन भी गलती से दिखाई दे जाते हैं और पूरा डिजाइन ऑनलाइन लीक हो जाता है, जिस पर कॉम्पिटिटर्स तुरंत वही डिजाइन कॉपी कर लेते हैं, उनसे पहले प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं और उल्टा उसकी माँ पर ही चोरी का आरोप लगा देते हैं। एक ही झटके में उसकी माँ की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। दुनिया की नंबर 1 फैशन डिजाइनर का ताज उसके सिर से उतर जाता है और आखिर में फैशन वीक भी रद्द करना पड़ जाता है। इसके बाद लिन शाओफिंग अपने पिता को खुश करने निकल पड़ता है। वह स्टडी रूम की सफाई शुरू कर देता है, अलमारियों में रखी सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स निकालकर उन्हें नए सिरे से व्यवस्थित कर देता है। फिर वह खुशी खुशी मैसेज भेजता है, डैड, मुझे पता है कि आप अभी भी मुझसे नाराज हैं, इसलिए मैंने आपका स्टडी रूम पूरी तरह साफ कर दिया है। उम्मीद है घर लौटने पर आपको एकदम नया एहसास होगा। लेकिन जब उसके पिता घर लौटते हैं तो उन्हें अपनी जरूरी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर फाइल्स कहीं भी नहीं मिलती, जिस पर कई अरब की एक बड़ी प्रोजेक्ट डील सीधे हाथ से निकल जाती है। इसके बाद भी लिन शाओफिंग नहीं रुकता। वह अपनी बहन को खुश करने के लिए खुद नाश्ता बनाता है, लेकिन उसे यह तक पता नहीं था कि उसकी बहन को सी फूड से एलर्जी है, जिस पर वह खाना खाते ही उसकी बहन सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उधर इस दुनिया में कोई भी राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रहता। लिन फैमिली के यंग मास्टर द्वारा अपनी मेड से शादी करने की जिद वाली खबर पूरे बीजिंग हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल जाती है। कई लोग इस घटना के वीडियोस एडिट करके इंटरनेट पर डाल देते हैं, फिर उसी कहानी के अलग अलग वर्जन बनाकर चारों तरफ फैलाया जाता है, जिस पर यह मामला इंटरनेट का सबसे हॉट टॉपिक बन जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही जाती है। वहीं सू फैमिली पूरी तरह भड़क उठती है। वे मीडिया के सामने आते हैं और लिन फैमिली के साथ हुए मैरिज एग्रीमेंट को वहीं फाड़ देते हैं। इसके साथ ही दोनों परिवारों के बीच चल रहे सारे बिजनेस रिलेशंस भी खत्म कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए लिन फैमिली पर कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा भी कर देते हैं, जिस पर लिन ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह गिर जाते हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू का लगभग 1/3 हिस्सा हवा हो जाता है। यह देखकर उसके पिता और बहन दोनों सिर पकड़ लेते हैं। आखिरकार एक और फैमिली मीटिंग बुलाई जाती है। पिछली फैमिली मीटिंग उस समय हुई थी जब लिन शाओफिंग पहली बार घर लौटा था, और इस बार जिस भी मीटिंग का कारण वही था। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि मेरी पुरानी बात सच साबित हो गई। अय्याश अमीर लड़के से डर नहीं लगता, लेकिन उस इंसान से जरूर डर लगता है जो अपनी बेवकूफी से खुद मुसीबत पैदा कर ले। मुझे समझ आ जाता है कि अब मुझे खुद आगे आना पड़ेगा। अगर लिन शाओफिंग को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वह पूरी कंपनी को दिवालिया कर देगा, और अगर कंपनी बर्बाद हो गई तो मुझे पॉकेट मनी कौन देगा? यह सोचकर मैं तुरंत एक सुझाव देता हूँ, क्यों न लिन शाओफिंग को साउथ अफ्रीका पढ़ने भेज दिया जाए। मेरी बात सुनते ही मॉम, डैड और सिस्टर तीनों एक साथ सिर हिलाने लगते हैं। बिल्कुल सही, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी जगह है, उसके पिता तुरंत कहते हैं। वहां मेरे कुछ दोस्त गोल्ड माइन चलाते हैं और वहां खूबसूरत लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है। तीनों लोग मिलकर उसे साउथ अफ्रीका भेजने के फैसले पर पूरी तरह अड़ जाते हैं। किसी को यह जानने में भी दिलचस्पी नहीं थी कि लिन शाओफिंग खुद क्या चाहता है, जिस पर लिन शाओफिंग रोने लगता है। क्या आप सब मुझे घर से निकालना चाहते हैं? मैं आपका असली बेटा हूँ। यह सुनकर उसके पिता बड़े धैर्य से समझाते हैं, वह जगह बहुत अच्छी है बेटा, वहाँ की लड़कियां बहुत फ्रेंडली होती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन लिन शाओफिंग नाराज होकर मेरी तरफ उंगली दिखाता है। तो फिर लिन डोंग का क्या? उसने इस परिवार के लिए क्या किया है? उसे क्यों नहीं भेजते? यह सुनकर उसकी माँ हैरानी भरे चेहरे के साथ जवाब देती है, इसीलिए तो उसे यहाँ रहने दिया जा रहा है, क्योंकि उसने कोई योगदान नहीं दिया। इसके बाद सीईओ सिस्टर लिन रुयू भी ठंडी आवाज में बोलती है, लिन डोंग मेरा छोटा भाई है और तुम क्या हो? जिस पर लिन शाओफिंग रोते हुए चिल्लाता है,
मैं असली यंग मास्टर हूँ, उसे निकालकर मुझे यहाँ रखना चाहिए। लेकिन उसके पिता हाथ हिलाते हुए कहते हैं, हम तुम्हें हमेशा के लिए नहीं भेज रहे। लिन फैमिली एक इंसान का खर्च उठा सकती है। फिर मेरी तरफ देखकर आगे कहते हैं, वैसे भी लिन डोंग को इतने सालों में हमने पूरी तरह निकम्मा बना दिया है। अगर उसे घर से निकाल दिया और वह बाहर जाकर भूख से मर गया तो फिर क्या होगा? यह सुनकर उसकी माँ भी तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताने लगती है। हाँ 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 बिल्कुल, इसे तो खाना बनाना तक नहीं आता। अगर इसे घर से निकाल दिया गया तो यह बाहर जाकर भूख से मर जाएगा। जिस पर मेरी बहन भी तुरंत मेरी तरफदारी करते हुए बोल पड़ती है, मुझे भी गेम खेलने के लिए एक साथी चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर जाती है। भले ही मैं पूरे दिन कुछ खास काम न करता हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले फिर भी मुझे बेहिसाब प्यार करते हैं। असल में मैं खुद भी अच्छी तरह जानता हूं कि लिन फैमिली का वारिस बहुत पहले ही तय किया जा चुका था। मैं चाहे जितनी भी शरारत करूं, ज्यादा से ज्यादा एक निकम्मे यंग मास्टर की तरह ही देखा जाऊंगा। बहुत हुआ तो मुझे कुछ छोटे मोटे बिजनेस संभालने को दे दिए जाएंगे, लेकिन आखिर में फिर भी मुझे अपनी दबंग बहन के चेहरे के भाव देखकर ही काम करना पड़ेगा। ऊपर से लोग हमेशा मुझसे सावधान भी रहेंगे कि कहीं मैं विरासत के लिए लड़ाई न शुरू कर दूं। ऐसे में किसी आराम से जिंदगी जीने वाले बेफिक्र इंसान की तरह रहना ज्यादा अच्छा था। स्पष्ट था कि लिन शाओफेंग अभी तक जिंदगी को ठीक से समझ नहीं पाया था। लिन शाओफेंग का मामला खत्म होने के बाद सभी लोगों की नजरें एक साथ मैडम लियू की तरफ मुड़ जाती हैं, जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। जिस पर लिन रुयू एक मोटी फाइल टेबल पर पटकती है और ठंडी आवाज में पूछती है, लियुयान, 20 साल पहले तुम लिन फैमिली में घुसी थी। इन 20 सालों में तुमने जो भी किया है उसकी पूरी जांच मैं कर चुकी हूँ। यह सुनते ही मैडम लियू डरकर घुटनों पर बैठ जाती है। मास्टर, मैडम, मिस, मैंने जो कुछ भी किया सब शाओफेंग के लिए किया। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी बहन को उसकी यह दुख भरी लव स्टोरी सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जिस पर वह सारी फाइलें उठाकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक देती है। इन सालों में तुमने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर हमारे घर से ज्वेलरी और दूसरी कीमती चीजें चुराई। कुल कीमत 3 मिलियन युआन से ज्यादा है। इसके अलावा घर का सामान खरीदने और बाजार के खर्चों में भी तुमने 1 मिलियन युआन से ज्यादा की हेराफेरी की है। सिर्फ इन्हीं अपराधों के लिए तुम्हें 30 साल जेल में रहना पड़ सकता है। अब सच सच बताओ, इतना पैसा कहाँ गया? अगर तुम सब कुछ वापस कर दो तो शायद मैं पुलिस को बुलाने के बारे में दोबारा सोचूं। यह सुनकर मैडम लियू कांपने लगती है। मैंने सारा पैसा शाओफेंग को दे दिया था। जिस पर लिन शाओफेंग तुरंत चिल्लाकर इनकार कर देता है। बकवास मत करो, मैंने तुमसे कब पैसे लिए थे? यह सुनकर मैडम लियू का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह अविश्वास से उसे देखती हुई कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज तुम इतनी आसानी से मुकर रहे हो? तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें नहीं कचोटती? अगर मैं तुम्हारी मदद न करती तो क्या तुम कभी लिन फैमिली के दरवाजे तक पहुंच पाते? यह सुनते ही लिन शाओफेंग का चेहरा काला पड़ जाता है। अगले ही पल वह जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार देता है। बूढ़ी औरत, चुप हो जा। मैडम लियू पूरी तरह सन्न रह जाती है। वह अविश्वास से कांपती हुई पूछती है, तुमने अभी मुझे क्या कहा? बूढ़ी औरत, कल रात तक तो तुम मुझे स्वीट हार्ट और बेबी कह रहे थे। इसके बाद वह पूरी तरह टूट जाती है। लिन शाओफेंग, तुम एहसान फरामोश इंसान हो। जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं छिपाऊंगी। यह सुनकर लिन शाओफेंग का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह घबराकर उसकी तरफ दौड़ता है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच उसका मुंह फाड़ देना चाहता हो। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बिल्कुल सड़क के आवारा कुत्तों की तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर मैडम लियू की उम्र ज्यादा थी, इसलिए कुछ ही देर में लिन शाओफेंग उसे दबोच लेता है। मैं यह सब देखकर मन ही मन हंस पड़ता हूँ। तो इन दोनों का प्यार भी उतना अटूट नहीं था जितना ये दावा करते थे। लेकिन लिन रुयू ने कहानी का असली मुद्दा पकड़ लिया था, जिस पर वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को दोनों को अलग करने का आदेश देती है। लियुयान, जल्दी बताओ आखिर सच क्या है? मैडम लियू के सिर से बालों का एक बड़ा गुच्छा उखड़ चुका था। दर्द और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वह दांत भींचकर सच उगल देती है। लिन शाओफेंग की पहचान पूरी तरह नकली है। वह लिन फैमिली का असली यंग मास्टर नहीं है। यह सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह जाता है। फिर वह आगे कहती है, उस समय डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया गया था वह यंग मास्टर लिन डोंग का था। अब की बार मेरे पिता भी बुरी तरह चौंक जाते हैं। यह कैसे संभव है? वह तो लिन फैमिली का प्राइवेट हॉस्पिटल था। जिस पर लियू यान ठंडी हंसी हंसती है, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने वाला डॉक्टर मेरा अच्छा दोस्त था और बच्चों की अदला बदली वाली कहानी भी पूरी तरह झूठ थी। लिन शाओफेंग को मैंने ही सब सिखाया था। यह सुनकर मेरी माँ आखिर राहत की सांस लेती है। मैं तो पहले से कह रही थी, मैं ऐसा बेवकूफ बेटा पैदा ही नहीं कर सकती। वहीं मेरी बहन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह ठंडी नजरों से लिन शाओफेंग को घूरती है। तुम सच में मौत को दावत दे रहे थे? जिस पर लिन शाओफेंग आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश करता है। मॉम, डैड, इस पागल औरत की बातों पर भरोसा मत कीजिए। यह मानसिक रूप से बीमार है। ये लिन फैमिली की यंग मैडम बनना चाहती थी, इसलिए पागल हो गई है। मैं बस एक पल के लिए बहक गया था। मैं वादा करता हूँ कि आगे से आपकी हर बात मानूंगा। मैं साउथ अफ्रीका जाने के लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे मत छोड़िए। यह कहते हुए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और लगातार सिर पटकने लगता है। लेकिन तभी मैडम लियू गुस्से में उसकी
उसकी तरफ झपट पड़ती है। वह अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोचते हुए चिल्लाती है, कमीने, जब तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहे थे तब कौन था? कौन मुझे प्यार से यान यान बुलाता था? कौन मुझसे मदद मांग रहा था ताकि लिन फैमिली में अपनी जगह मजबूत कर सके? लेकिन यंग मास्टर बनते ही तुम सू फैमिली की लड़की के पीछे भागने लगे। तुमने मुझे एक पल में भुला दिया। अगर उस दिन मैंने तुम्हें दवा न दी होती तो तुम बहुत पहले मुझे घर से बाहर फेंक चुके होते। यह सुनकर मैं भी सहमति में सिर हिलाता हूँ। सच में यह इंसान हद से ज्यादा गिरा हुआ था। अब तक सारे सच सामने आ चुके थे। लिन शाओफेंग का चेहरा बार बार रंग बदल रहा था, कभी हरा कभी सफेद। आखिर में उसकी टांगों से ताकत निकल जाती है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है, जिस पर मेरे पिता आंखें सिकोड़ते हुए फैसला सुनाते हैं, इसे साउथ अफ्रीका भेज दो। लेकिन मेरी बहन ठंडी हंसी हंसती है और सिर हिला देती है, नहीं, इसे थाईलैंड भेजो। इसे औरतों में बहुत दिलचस्पी है ना? 50 साल की औरत तक को नहीं छोड़ा, तो इसे खुद एक औरत बनकर देखने दो कि कैसा लगता है। यह सुनते ही लिन शाओफेंग का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। नहीं, प्लीज नहीं। लेकिन तभी बाहर से सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुस आते हैं और फिर वे उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे सीधे हवा में उठा लेते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स लिन शाओफेंग को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, जिस पर लिन रुयू के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभर आती है और फिर वह मुड़कर मैडम लियू की तरफ देखने लगती है। मैडम लियू का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह तुरंत रोकर माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी निकल पाता उससे पहले ही बगल में खड़े गार्ड्स तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। वे सीधे एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह में ठूंस देते हैं और फिर उसे भी घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, जिस पर कुछ ही पलों में दोनों लोगों को विला से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी के साथ आखिरकार इस घर में फिर से शांति लौट आती है। मैं यह देखकर मन ही मन राहत की सांस लेता हूँ। असल में मैं इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप निकल जाने वाला था, लेकिन तभी मेरी बहन रास्ता रोककर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कहाँ भागने की तैयारी कर रहे हो? यह सुनकर मैं तुरंत वहीं रुक जाता हूँ, जिस पर मेरी माँ भी मुड़कर मेरी तरफ देखने लगती है। उनकी आंखों में इस बार ऐसी नरमी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, आह डोंग, मैंने कभी एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया था। जिस पर मेरे पिता भी धीरे से बोल पड़ते हैं, और ये मत समझना कि मुझे उस 50 मिलियन युआन के बारे में पता नहीं है जिसे तुमने छुपा कर रखा हुआ है। पैसा खर्च करना है तो करो, लेकिन कोई बेवकूफी करके मुसीबत मत खड़ी कर देना। यह सुनकर मैं बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। लगता है मेरी यह आरामदायक मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली यंग मास्टर वाली जिंदगी अभी खत्म होने वाली नहीं है और शायद आगे भी मुझे इसी तरह आराम से जीते रहना पड़ेगा।